नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच हो रहा भीषण घमासान अब बहुत घातक हो चला है। ईरान और इजराइल दोनों ही एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं और इस घमासान में ईरान को बड़े पैमाने पर तबाही झेलनी पड़ रही है, जबकि बड़ा नुकसान इजराइल का भी हो रहा है। लेकिन इस बीच हैरान कर देने वाले रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। मुस्लिम देशों को लेकर भी इजराइल के हमलों से ईरान में तबाही मची हुई है, लेकिन दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश ईरान के साथ खुलकर सामने नहीं आ रहा। कोई भी इस्लामिक देश खुलकर ईरान के साथ खड़ा नहीं है। कुछ मुस्लिम देश इजराइल के हमलों की निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान की मदद को लेकर कुछ नहीं बोल रहे। ऐसे हालात में बेहद अहम हो जाती है इस्लामिक देशों की बैठक। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी के सदस्य देशों की इस्तांबुल में बैठक होने जा रही है। जब मिडिल ईस्ट तबाही के मुहाने पर पहुंच गया है, ऐसे में ओआईसी की यह बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। क्या इस्लामिक देशों की इस बैठक में ईरान को लेकर कोई फैसला होगा? क्या मुस्लिम देशों की ईरान से दूरी कम होगी? क्या ओआईसी की यह बैठक गेम चेंजर साबित होगी? तो आइए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रभु दयाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजदूत रह चुके हैं। जेके त्रिपाठी साहब हैं, डिप्लोमेट भी, आप भी राजदूत रहे हैं। जुनैद हारिस हमारे साथ जुड़ गए हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत। शेख अलीमुद्दीन आसादी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप भी। फिरोज बख्त साहब भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और फैज खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप, एमआरएम से जुड़े हुए हैं। शमून कासमी हमारे साथ हैं, आप अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के। और नाजिम खान भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज बख्त साहब, आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा, और आप कितना उम्मीद लगा रहे हैं ये जो बैठक होने जा रही है ओआईसी की, कुछ उम्मीद है कि इससे कुछ हल निकलेगा? देखिए, ओआईसी की बैठक से कोई हमें नहीं लगता कि इससे कोई हल निकलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही यूजलेस लोग हैं। क्योंकि देखिए 60,000 लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है, अब ओवर द लास्ट 1.5 ईयर ऑलमोस्ट। तो ये कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि फ़ौज के साथ मदद करते, कम से कम ये रोटी पानी इस तरह की चीज़ें, दवाएं तो पहुंचा सकते थे। और राफा पे जो दवाइयाँ रुकी हुई हैं, खाना रुका हुआ है, ये लोग उसको तो फॉरवर्ड करा सकते थे। मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ करा पाएंगे। और ये लोग जो है, ये बड़े अफसोस की बात है, इस जंग को इन्होंने कोशिश ये करी है शिया सुन्नी में तब्दील करने की। जबकि मैं एक बात बताऊँ, जब अमेरिका मारने आता है इराक़ में, तो ये नहीं देखता है शिया मुसलमान है सुन्नी दोनों को मार देता है। तो ये बहुत अफसोसनाक पहलू है। मैं तो ये कहता हूँ, ना तो यहाँ का कोई आदमी मरे, ना तो मिडिल ईस्ट में कोई अरब मरे, ना कोई इसराइली मरे। तो सब खुदा के बंदे हैं, सबको जीने का हक है। बिल्कुल बिल्कुल, युद्ध से लड़ाई फौरन रुकनी चाहिए, नहीं होगा। लेकिन आसादी साहब, फिरोज बख्त साहब ने एक शब्द इस्तेमाल किया, ये लोग यूजलेस लोग हैं। क्या आप मानते हैं कि वाकई में यूजलेस हैं ये, इनसे कुछ नहीं होने वाला है? अच्छी बात कही। मैं पार्टी से ऊपर उठकर बात करता हूँ। फिरोज बख्त साहब ने जो इस वक्त ये जो बात रखी है वो काबिल मुबारकबाद है। देखिए, ओआईसी जो है एक कठपुतली है। जब ईरान एक ताकतवर मुल्क उठा और उसने इसराइल को तबाह करना शुरू किया, आज वावेला क्यों हो रहा है भाई? क्यों जंग रोकने की बात हो रही है? 78 साल से फलस्तीन में जंग हो रही है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, कोई नहीं बोला आज तक। आज पहली दफा कोई दुनिया में जवाब देने वाला पैदा हुआ है ईरान, तो आज सबके मिर्चें लग रही है, सब लग गए दोस्ती की बात करने। तो अलग थलग क्यों पड़ गया? हाँ, अलग थलग क्यों पड़ गया? अलग कहां पड़ गया? चीन उसके साथ है, रूस उसके साथ है, नॉर्थ कोरिया उसके साथ है। इस्लामिक मुसलमान की नहीं बात है, हक की और बातिल की जंग है ये। हक और बातिल समझ गए ना, झूठ की और सच की जंग है। एक जाबिर शहनशाह जो बादशाह बना बैठा है, वजीर आजम नेतन्याहू, कितना मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, किसी ने आज तक आंच नहीं खोली। इस्लामिक स्टेट कितने हमें, लेकिन वजह क्या है जुनैद हारिस साहब, क्या वजह है? कोई मकसद नहीं आ रहे इस्लामिक देश फिर ईरान के साथ? देखिए, ऐसा है कि इसराइल भी अरब में है और अरब इससे पहले कई बार मुकाबला कर चुके हैं। अफसोस की बात ये रही है कि उस वक्त वो हार भी चुके हैं, और सिर्फ हार नहीं चुके हैं, बल्कि अजीब बात यह है कि ईरान उस वक्त मदद भी नहीं किया था उनकी। ये अलग बात है कि वो बादशाहत का ज़माना था, मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी, और ये पूरा वो जो है वो रिजीम है। तो हम ये देखते हैं कि
आज अमेरिका खुद चाहता है कि इस रिजीम को चेंज करके ईरान की और उनको दोबारा लेकर के वापस चला आए, उसी हालत में लेकर के चला आए। इन अरबों को यकीन जानिए, एक तरह से ये तो हालत हो गई है कि मुकाबला चूंकि कर नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इसराइल के दुश्मन नहीं है, आज भी वो दुश्मन समझते हैं, लेकिन मुकाबले के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये एक अफसोस की बात है। ओआईसी को मैं यूजलेस नहीं कह रहा हूं, इस्तेमाल तो है और दर्द भी है, तभी ये मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो कितना मुकाबला की हिम्मत जुटा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा एक सवाल है छोटा सा आपसे, माफ कीजिए मैं समा खराशी कर रहा हूँ, आप एंकर हैं। एक बात बताइए प्रोफेसर साहब, ठीक है अच्छी बात है, आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि अभी कुछ ईरान की मदद हो जाए, वॉर रुक जाए। ये बताइए 1.25 साल से 1.5 साल से जब इतने फ़लस्तीनी मारे गए, वहाँ बेगुनाह लोग मारे गए, उनके पास हथियार नहीं है, तब ये लोग कहाँ थे? तभी मैंने इनको यूजलेस कहा है। ठीक है, बिल्कुल कठपुतली हैं ये अमेरिका के हाथ में। एक सवाल आपने उठाया, इसमें मैं पहले कह चुका हूं कि मुकाबले की इसराइल की ताकत नहीं, इसलिए कि मुकाबला इसराइल से नहीं होता है, अमेरिका से होता है, और अमेरिका के सामने सबने सजदे कर रखे हैं। मैं सिर्फ उसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मुल्क की भी पॉलिसी पर अफसोस जाहिर करता हूं कि जिस वक्त 1948 में इजराइल का वजूद में आया, उस वक्त भी हमारे मुल्क ने, हिंदुस्तान ने उसको तस्लीम नहीं किया था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको तस्लीम करना शुरू कर दिया और मित्रता तक की नौबत चली आई। जबकि मैं बीजेपी के हवाले से भी कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से बड़े पुरजोर लफ्जों में कहा था कि उसने जो फलस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रखा है, हम हर हाल में जो है जब तक कब्जा नहीं हट जाता है हम उसको हम लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, हिंदुस्तान की पॉलिसी नहीं बदली है, लेकिन अभी भी आप ये देखिए पॉलिसी वही है, मोदी साहब की भी वही पॉलिसी है अगेंस्ट वो सपोर्ट करते हैं फलस्तीन को। वो देखिए ऐसा है, देखिए डिफेंस का एक अलग मामला है, ठीक है, लेकिन मोदी साहब आज भी जो है फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं। ये अलग बात है कि यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हो तो हिंदुस्तान ना इधर है ना उधर है, पहले ऐसा तो नहीं था। लेकिन मेरा एक सवाल है त्रिपाठी साहब, ठीक है आता हूं सर आपके पास भी, त्रिपाठी जी से सवाल है मेरा, क्या वजह आपको नजर आती है कि जो तमाम मुल्क हैं, जो ये संस्था इस्लामिक देशों का है, पीछे खड़ा नहीं हो रहा ईरान के? देखिए 2-3 चीज़ें इसमें हैं। एक तो यह है कि कोई भी तंजीम अगर महज मजहब के उस पे बनती है, आधार पे बनती है, तो बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती। हाँ, क्योंकि मजहब में भी आपके फ़िरके और तबके अलग अलग हैं। अब जो तंजीमें इकोनॉमिक्स के आधार पे या पॉलिटिक्स के आधार पे बनती, वो टिकाऊ हो सकती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि होती है, हो सकती हैं। और एक चीज़ ये भी देखा गया है कि एक कहावत है कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। जी बिल्कुल है, हाँ। कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य होंगे तो उनमें आपस में एकता नहीं होगा। इसीलिए देखिए, इसीलिए अब आजकल क्या है कि आजकल मिडिल लेवल के 5-5, 7-7, 10-10 ममालिक के जो हैं वो तंजीमें बन रही हैं। तो ये तो पता था कि ये लोग कर नहीं पाएंगे। OIC ने कभी भी देखिए कहीं भी खड़े होकर के एकजुट होकर के नहीं स्टैंड लिया है कि हम इस चीज के खिलाफ हैं। प्रभु दयाल जी, लेकिन मुझे तो हैरानी इस बात को लेकर होती है, उन देशों को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान जो कि ईरान से दोस्ती के लिए क्या क्या नई बातें कह रहा था, तमाम पींगे बढ़ रहा था, और आज की तारीख में जब ट्रंप से मिलते हैं जाके मुनीर, वहां मुलाकात होती है, तो यह कह दिया जाता है उनकी तरफ से कि शांति दूत के तौर पर ट्रंप को देखा जाए, जो कि इजराइल का क्या, इजराइल के साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको, उसके लिए ट्रंप के लिए कहते हैं, जाकर पाकिस्तान जाकर ये कहता है कि भाई तो शांति दूत है, इनको नोबेल प्राइज मिले। देखिए पहली बात तो ये है कि आज की जो ये OIC की मीटिंग है, ये जरूर कोई रेजोल्यूशन पास करेगी इजराइल को कंडेम करते हुए, इसमें कोई शक नहीं है मुझे, क्योंकि निंदा करेगी जरूर, लेकिन उसके आगे क्या कोई कदम उठाएगी? क्या किसी तरह से ईरान की सहायता करेगी ताकि ईरान जो है वो इजराइल के सामने डट के लड़ सके? क्या उसको हथियार देगी? क्या पैसे देगी? क्या अपने सैनिक भेजेगी? मेरे ख्याल से नहीं। देखिए इसकी कई वजह, पहले तो बहुत से ये जो मुस्लिम देश हैं ये यूएस के इन्फ्लुएंस पे है, यूएस का यहाँ बोलबाला है। दूसरी बात, बहुत से ये देश हैं जिनके ईरान के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जैसे यूएई के वो जो वहां अबू मूसा और
तुम आइलैंड है, ग्रेटर तुम और लेसर तुम, उसको लेके बहुत पहले से, शाह के जमाने से ये झगड़ा चल रहा है। और इनकी लोकेशन ऐसी है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के एंट्रेंस पे कि वहां से स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल होता है और साउथ में कंट्रोल होता है और नॉर्थ में ईरान कंट्रोल होता है। तो दोनों चाहते हैं इस पे कब्जा हो, अभी ईरान का कब्जा है। इसी तरह से बहरीन के बहुत टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है। ईरान तो मानते ही नहीं कि बहरीन एक सेपरेट कंट्री, कहता है वो हमारा है। अच्छा, इसके अलावा शिया सुन्नी डिवाइड जिसका ये जिक्र हुआ है, ये भी एक बड़ा बाधा है जिसकी वजह से बहुत से सुन्नी कंट्रीज इस वक्त ईरान की सहायता नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं और बताऊंगा आपको, मैं 21 साल तक मुस्लिम कंट्रीज में पोस्टेड रह चुका हूं, कुवैत में और मोरक्को में एज एम्बेसडर, दुबई में कॉन्सल जनरल, उसके अलावा पाकिस्तान, ईरान और एक कंट्री और में, इजिप्ट में मैं पोस्टेड रह चुका हूं। ठीक है। ये मुस्लिम यूनिटी जो है, इसकी बातें तो ये सब करते हैं, लेकिन वास्तव में ये यूनाइट नहीं हो पाते। इनमें ऐसे डिफरेंसेस, आप देखिए ईरान की इराक से इतनी लंबी लड़ाई हुई, सीरिया में कितनी लड़ाई चलती रही, तो इनके जो अपने डिफरेंसेस हैं, टेरिटोरियल डिफरेंसेस हैं, इनकी वजह से ये यूनिटी नहीं हो पाती। अल्जीरिया और मोरक्को में लड़ाई चल रही है, बिल्कुल, इजिप्ट में और लीबिया में चलती रही। इसकी ये वजह है कि ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और तो क्या ये माना जाए, शमून कासमी जी से मेरा सवाल है, क्या ये माना जाए फिर तो ये सफेद हाथी है ना ओआईसी? हाँ अखिलेश आनंद जी, आज तो मैं गैरसैंड से आपको बधाई देता हूँ, आज और पूरे देश को कि योग दिवस है और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, और योग अगर आएगा तो लोगों की मानसिकता भी बदलेगी और ये जंगे जो हैं वो हल नहीं हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं, और मैंने आज अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ में आज योग किया। तो आज योग दिवस है। मैं तमाम इन अरब मुल्कों को भी और इजराइल को भी ये कहना चाहता हूँ कि जंग किसी भी चीज का हल नहीं है। आप इंसानी जानों को नुकसान न पहुंचाएं, और भारत अपने स्टैंड पर कायम है कि भारत पूरे विश्व के अंदर शांति चाहता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत उससे ओतप्रोत है। और मैं आज आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपने सवाल किया कि ओआईसी जो ये मुस्लिम मुल्कों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिल्कुल मैं इसके अंदर कोई जान नहीं समझता हूँ, बल्कि ये इंसानी तौर से इनके जो दिल हैं वो कमजोर हो गए हैं। वरना अगर ये आज निकल करके आए तो आज अमेरिका को भी, अगर इनके अंदर ताकत होती तो अमेरिका को पर दबाव डालते कि जंग हल नहीं है। जैसे भारत ने हमेशा ये स्टैंड लिया है, यूक्रेन की जंग हो या इजराइल, नहीं, लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है ना। फैज खान साहब भी हमारे साथ हैं। फैज खान साहब, बातें बड़ी बड़ी की जाती है ना, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश जो देखिए किस तरीके से ईरान के साथ दोस्ती की बातें कर रहा था, यहां तक बयान सामने आ गया था किसी का कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल भी इजराइल के खिलाफ कर सकता है। लेकिन वही ट्रंप जो कि इजराइल के हमदर्द हैं, साथ खड़े हैं, उनको जाकर शांति दूत बता देता है, कहता है कि इन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए पीस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, भारत की ओर से संदेश ये है कि हमने महाभारत देखा है, दो कजिन भाइयों की लड़ाई थी, कौरवों और पांडवों की, लेकिन महाविनाश युद्ध और कत्ल व गारत के सिवा कुछ नहीं हुआ। ये भी कजिन भाइयों की लड़ाई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दो पत्नियाँ थी, सारा और हाजरा, उनके बच्चों की ये लड़ाई है, और ये लड़ाई अब बंद होना चाहिए क्योंकि कत्ल व गारत के सिवा इसमें कुछ नहीं होने वाला है। भारत का संदेश है जियो और जीने दो, तो हम सब जिए और जीने दें। और यहाँ पर जो एक बात आई है कि ओआईसी का क्या होगा, जो मुस्लिम संगठन है जी, उसका कोई निर्णय इसलिए नहीं निकलने वाला है कि मुस्लिम संगठन में जो देश हैं उसमें अधिकांश में अमेरिका का बेस बना हुआ है, जो ईरान को एक तरफ से घेरे हुए पश्चिम की तरफ से, उन सब में अमेरिका का बेस है, तो इससे कोई निर्णय नहीं निकलने वाला। और फिरोज बख्श साहब ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि सुन्नी और शिया का मैटर यहाँ पर बहुत हावी है। आप इंटरनल मुसलमानों की चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। अखिलेश भाई, इसको समझिए, कोई भी सुन्नी देश ईरान का इसलिए साथ नहीं दे रहा है क्योंकि वो शिया है, इनके आपस में बहुत बड़े इख्तलाफात हैं। तो कोई डिसीजन ओआईसी की बैठक में जो कहा गया है, मशरिक़ उस्ता से एक लीडर उठेगा और इनको जो नेस्तो नाबूद करेगा, उसके को इनकार करते हैं आप। हाँ, आप ईरान चले जाइए हजरत, जिसको ईरान से एक वीडियो भी आया है
कि भैया ईरान के लिए मेरा बेटा शहीद हो जाता, तो जिनको ईरान से मोहब्बत है वो ईरान चले जाएं, जिनको इजराइल से मोहब्बत है ईरान में जाइए, इराक में जाइए, वो रोकेगा, फिलिस्तीन में जाइए, इजराइल में जाइए, उनके तरफ से युद्ध लड़िए। भारत का एकमात्र संदेश है शांति शांति शांति, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति। वो शांति की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर्वनाश होना चाहिए होगा और युद्ध लड़ेगा, इस तरह की बातें आप क्यों कर रहे हैं? आसादी नहीं, देखिए सब ये हमारा इंटरनल मामला है, इसके अंदर ये है कि फलस्तीन जिस दिन से बना, शांति तो हर कोई चाहता है ना, पूरी दुनिया में शांति, आप कह रहे हैं सर्वनाश करेगा, उनको कर रहा है, इसलिए सर्वनाश करेगा कि उनने हजारों लाखों मासूम बच्चों का कत्ल किया इजराइल ने। ठीक है, नेतन्याहू ने लेने का वक्त आ गया। फैज खान जी को जरा बोलने दीजिए, मेरे साथ यहाँ पर और भी मेहमान के पास भी मुझे जाना है। शांति चाहते हैं, भारत विश्व गुरु बने, भारत हस्तक्षेप करे। हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनकर हस्तक्षेप कर कर दोनों देशों में शांति वार्ता करवाए। इस्लामिक मुल्कों के संगठन से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब अमेरिका का बेस बना के रखे भैया, जितने ईरान के पश्चिम में देश है ना, अमेरिका का एयर बेस है, अमेरिका का सैनिक बेस है। ये कहा के लिए ईरान का समर्थन करेंगे और क्यों उनको सपोर्ट देंगे? इन्होंने कह दिया कि अल्जीरिया की मोरक्को से लड़ाई है, उधर मिस्र लीबिया, समस्या का समाधान भारत से ही निकलेगा, विश्व गुरु भारत है। लड़ रहे हैं आपस में। हाँ अखिलेश जी, देखिए अभी शिया सुन्नी की बात आ रही तो देखिए मैं बताना चाहता हूं, देखिए हम लोगों का अल्लाह एक कुरान और एक नबी। जब हम देखिए हम सबके शिया कभी सुन्नी के जब ये है तो इख्तलाफ कभी नहीं हो सकते। हाँ लेकिन कुछ इराक में जब सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था तब तो थोड़ी सी नाराजगी थी, लेकिन अब कोई नाराजगी नहीं है। देखिए इजराइल ने जिस तरीके से फिलिस्तीन के अंदर छोटे छोटे बच्चों को मारा, नरसंहार किया, तो जब तो कोई नहीं बोल रहा था, जब यूएन को भी किस तरीके से ठुकरा दिया तो इजराइल अपनी तानाशाही दिखा रहा था। लेकिन आज हमारा ईरान, हमारा अपना भाई अगर जिस तरीके से आ गया है, उसने इजराइल को उसके घुटनों पर टिकाने की बात कर दी तो लोगों के पेटों में दर्द चालू हो गया, क्योंकि वो इजराइल के समर्थन में थे। लेकिन मुझे अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आ जाते हैं, जो ये कहते थे कि फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, इजराइल को यह जमीन देनी पड़ेगी फिलिस्तीन की। तो भाई जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात को कही तो हम तो देखिए। अच्छा ये बात बताइए नाजिम खान साहब, ठीक है नाजिम खान साहब, खून खराबा नहीं होना चाहिए, जान किसी की नहीं जानी चाहिए। ईरान को अपने अपना भाई बता दिया, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ईरान जो मिसाइलें बरसा रहा है इजराइल की तरफ, या जो बहुत सारे लोग वहां मारे जा रहे हैं, वो आपको नहीं लगता कि गलत है? इजराइल ने क्या किया था? इजराइल ने क्या किया था? कितना नरसंहार किया था? इजराइल के लोगों को किडनैप भी कर लिया गया था, वो भी तो गलत हुआ था। सीरिया पे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश है जिन्हों पे अपने इजराइल के कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहता था कि अमेरिका की सह पे पूरे जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उन पे राज करे। लेकिन मैं उनको बता दूं कि देखिए शिया सुन्नी में कोई फर्क नहीं, सब भाई भाई है। और इजराइल जो जिस तरीके का माहौल ये बंद कर दे इजराइल बनने को, अब मैप से कब गायब हो जाएगा? सुन लीजिए, मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूं आगे। आपने बिल्कुल सही फरमाया, शिया सुन्नी सब भाई भाई हैं। ये तो कुछ लोगों ने जो है तफरीक डाल दी, डिफरेंसेस डाल दिए। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा था, और वो बात ये थी जो हमारे भाई ने कही अभी, फैज मियां ने, उन्होंने ये कहा कि हमारे जो वजीर आज़म है, ही इज़ अ ग्लोबल लीडर, पीस लीडर। मैं सोचता हूं अगर मोदी जी आगे बढ़ जाएं तो ये वॉर रुक सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, आसिम मुनीर जो वहां गया और ट्रम्प कहता है कि जी ट्रम्प को ग्लोबल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। एक सेकंड, ये ग्लोबल अवार्ड जो है ये मोदी जी को मिलना चाहिए। बस हम ये उम्मीद रखते हैं मोदी जी से कि हर जगह उन्होंने पीस की बात कही, यहां भी अगर आगे बढ़ के नेतन्याहू को आप समझा दीजिए और उधर ईरान के खामेनेई साहब को समझा दीजिए कि भाई कुछ नहीं रखा, मार काट में कुछ नहीं रखा। भारत की जो पॉलिसी है सर्वे भवन्तु सुखीना, यही पॉलिसी सबसे अच्छी है, और इस पॉलिसी पे अगर पूरी दुनिया चलेगी। आज देखिए बिल्कुल सही कहा समून भाई ने कि आज क्या है, आज इंटरनेशनल योगा डे है। मैं तो ये चाहता हूं हमारी टीमें, जितने लोग हम यहाँ हैं, हम सब लोग इसराइल भी जाएं, फलस्तीन भी जाएं और हम ईरान भी जाएं, उनको योगा सिखाएं, उनसे कहें वर्ल्ड पीस आएगी, योगा से आएगी। ठीक है, अरे योगा से क्या बड़ा क्यों बोले
हमारी नमाज में भी उनको है। सिखाएं ये ताकि हमें शांति सिखाने की आए। जरूरत नहीं है। योगा शब्द सुनते या भड़क क्यों गए? उनको बोल तो लेने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। नहीं, मैं एक बात ये कह रहा हूँ, सुनिए योगा जो है ना, सुनिए एक बात कहने दीजिए मुझे। ठीक है आसादी साहब, बात कहने दीजिए। सुनिए सुनिए योगा में भड़कने की कोई बात नहीं है। मैं एक ऐसी चीज कह रहा हूँ, आप भड़किए नहीं, हो सकता है भड़क जाए। सुनिए, हाँ बहुत अच्छी बात है। योगा जो है, एक मिनट मुझे कहने तो दें। योगा में एक लफ्ज आता है ओम, ठीक है? ओम ओम कैसे बनता है? आ से और माँ से। उर्दू में अलिफ से और मीम से। अलिफ से अल्लाह, मीम से मोहम्मद। तो फिर झगड़ा काय का? गाल समझ ली ते रौला की, ई राम रहीम ते अल्लाह की। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान जो पीस का रोल अदा कर रहा है, ठीक है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जेके त्रिपाठी इसको रोक साहब और सकता है। प्रभुदयाल जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले आसादी साहब को मुझे लगता है इस पर बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। क्या मोदी जी ही विश्व गुरु के तौर पर ये सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं? देखिए अखिलेश जी, 1947 से लेकर और आज तक हमेशा हिंदुस्तान अमन और शांति चाहता है हर मुल्क से, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हुए हैं 11 साल के अंदर कि जो मुझे लगता है कुछ पॉलिसी चेंज हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, आपके देवी गौड़ा जी हो, आई के गुजराल हो, हमारे जो है राजीव गांधी हो, इंदिरा जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे पंडित जी हो, सबकी पॉलिसी पूरे अमन और उसकी शांति की बात करता है। अभी भी वही है, लेकिन आजकल कुछ पॉलिसी भी वही है। हम चाहते हैं अपने क्या चेंज हो गई पॉलिसी? हिंदुस्तान फलस्तीन के साथ है, आज भी वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है, वो ना हो। मोदी जी भी फलस्तीन। जेके त्रिपाठी साहब, पॉलिसी चेंज हो गई है क्या? 2014 तक पॉलिसी चेंज हो गई है या आसादी साहब के चश्मे में कोई दिक्कत है? आसादी साहब पॉलिसी वही है, ये बताइए जेके त्रिपाठी साहब। मेरे ख्याल से अखिलेश जी, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया है, कोई मूलभूत चेंज नहीं आया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 2018 में हम ये समझाने में, दोनों देशों को, दोनों ममालिक को समझाने में ये सफल हो गए थे, इजराइल को भी और फ़लस्तीन को भी, कि हमसे उनके रिश्ते जो हैं डीहाइफेनेटेड हैं एक दूसरे से। इजराइल के साथ हमारे साइंटिफिक, एग्रीकल्चर वगैरह के मामले में रिश्ते हैं, फ़लस्तीन के साथ हमारे सैद्धांतिक रिश्ते हैं कि हम टू नेशन थ्योरी, हम ये करते हैं फ़लस्तीन एक नेशन। इसीलिए हमने क्या किया, देखिए कि 2018 में ये कितनी ब्यूटीफुल बात हुई, कितनी खूबसूरत बात हुई कि इजराइल और फ़लस्तीन दोनों के राष्ट्राध्यक्ष 1 महीने के फ़र्क से भारत आए थे, अप्रैल और मई में, क्योंकि दोनों को ये समझ में आ गया था कि भारत की पॉलिसी ऐसी। और दूसरी चीज़ देखिए, अभी हाल में यूनाइटेड नेशन में 6 या 7 बार वोटिंग हुई है, उसमें 3 बार हमने इजराइल के खिलाफ वोट दिया है और 4 बार हमने फ़लस्तीन के, 4 बार हमने। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना प्रभुदयाल जी कि पॉलिसी हमारी आज भी वही है, कुछ लोगों के देखने का नजरिया बदल गया है, वो अपने चश्मे से देखना चाहते हैं। ये बात नहीं है। नहीं तो प्रभुदयाल जी को बोलने दीजिए। सुनिए कि हिंदुस्तान की पॉलिसी, सुनिए मेरी बात, जब आई के गुजराल, ठीक है, जरा प्रभुदयाल जी को बोलने दीजिए और भी मेहमान हैं। ठीक है, त्रिपाठी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। देखिए क्या है, जब कांग्रेस का राज था, ये मैं बड़ी संगीन बात कह रहा हूँ, शायद बहुत से लोगों को खफा कर दे, नाराज कर दे। मिसेस सोनिया गांधी जो थी, उनके ताल्लुकात मोसाद से बहुत अच्छे थे, जब वो पावर में थी उनकी पार्टी, और आज भी हैं। ठीक है, इसी तरह से चलता है। उन्होंने जब भी यूएन में बात आई फ़लस्तीन की, उन्होंने उनके हक में भी वोट दिया और कई बार वो मतलब उन्होंने वोट नहीं भी दिया। जैसे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कोई एक उदाहरण 2 बार हो चुका है कांग्रेस की सरकार में कभी भी वीटो किया हो हिंदुस्तान ने? नहीं किया कभी वोट खिलाफ किया हो? नहीं खिलाफ भी नहीं दिया, एब्सेंट मैंने अर्ज किया आपसे कि जब आई के गुजराल वीपी सिंह की सरकार में वजीर खारजा बन के आए, तब थोड़ी सी पॉलिसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स प्रभुदयाल जी, बॉल गेम। चलिए ठीक है, आप लोग की बात हो गई सर, एक मिनट भारत रखिए, सबको साथ लेके चलता है सर। ठीक है, जैसे भारत कहता है सबका साथ। प्रभुदयाल जी, मेरा सवाल वही है, सवाल वही है, क्या भारत की पॉलिसी में आप कोई बदलाव देखते हैं या कुछ लोगों का नजरिया बदला हुआ है, खासतौर पर चूंकि मोदी प्रधानमंत्री हैं इसलिए? अगर इजाजत मैं आता हूं सर, आता हूं आपके पास। प्रभुदयाल जी, हाँ देखिए, भारत की पॉलिसी जो है वो हमेशा मल्टी अलाइनमेंट की तरफ रह रही है। देखिए, हम किसी से अलाइन हो के, ये नहीं कि हम इजराइल की तरफ हैं, ईरान की तरफ हैं, दोनों हमारे दोस्त हैं और हम ये बार बार कहते हैं दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर।
लेकिन देखिए ये पूरी बहस जो है वो मेन मुद्दे से हट गई। साथ एक बात बोलने दीजिए, आसादी साहब उनको बोलने दीजिए, बहुत देर के बाद उनका नंबर आया है। आप ये बता दें इशू ये है ठीक है, आप उनको बोलने दीजिए। ओआईसी मीटिंग जो है ये मुस्लिम यूनिटी की तरफ जाएगी? क्या सब मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े होते दिखेंगे? मुद्दा ये है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, मुझे नहीं लगता कि ओआईसी मीटिंग हालांकि इजराइल को कंडेम करेगी, लेकिन इसके आगे सहायता देगी। आपने जिक्र किया आसिम मुनीर का कि वो ट्रंप को अब नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। हाँ, सिफारिश कर रहा है उसकी। ने इजराइल को क्रिटिसाइज किया था और अब वो चुप्पी लगा गए। अब वो पूरी तरह से अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं। उनको जरूर कुछ ना कुछ मिला है अमेरिका से और उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट किया है। तो इस तरह से जो मुस्लिम यूनिटी है वो बहुत मुश्किल हो रही है हासिल होना। थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, हमारे साथ नाजिम खान भी स्टूडियो में है, वो ईरान को अपना भाई सब कुछ क्या क्या कह रहे थे आप? दो चार शब्द जो आपने बोले थे एक बार फिर से बोल दीजिए जरा नाजिम जी। देखिए मैंने कहा कि शिया सुन्नी नहीं वो छोड़िए, आप ईरान के लिए क्या, शिया सुन्नी अरे उसको छोड़िए ना, ईरान को आपने क्या क्या बोला था पहले वो तो बता दीजिए। क्या बोला था आपने? हमारा भाई, और क्या कहा था आपने? हाँ, भारत का रिश्ते ईरान से अच्छे हैं, हमारा जिगर का टुकड़ा है, ईरान से अच्छे तो हमारा भाई है। हो गया अरे हो गया भाई, सुन लीजिए। अब वहीं से मैं सवाल पूछ लेता हूं इनसे, फैज खान साहब से। लेकिन फैज खान साहब, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी था तो ईरान का स्टैंड क्या था, जिसे हम अपना भाई बता रहे हैं नाजिम साहब? ईरान का स्टैंड देखिए, ये तो एक तो भाई मानते नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, नाजिम खान सबसे पहले किसी शिया आलिम के पीछे नमाज पढ़ ले तो मैं मान लूंगा कि ईरान को भाई मानते हैं। और भारतीय दृष्टिकोण से समझे कि जब पाकिस्तान ने हमारे 28 लोगों को मारा और हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उस समय ईरान का रुख क्या था? पाकिस्तान के पक्ष में था। पाकिस्तान के भाई लगता है इजराइल का रुख क्या था? भारत के पक्ष में था। तो एक बात तो हिंदी में आपको समझ लेना चाहिए कि भारत का हित, भारत का ईरान पे बात हो रही है, आप डाइवर्ट मत हित करिए, ईरान की बात हो रही है। अरे ईरान के प्रति हमदर्दी को लेकर मैंने सवाल पूछा भाई, बोलने दीजिए फैज खान को। फैज खान, मैं ईरानी या इजरायली नहीं हूं, मैं भारतीय हूं और जो भारत के साथ खड़े रहेगा मैं उसके साथ हूं। मैं इस युद्ध के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन बार बार जब ये कहा जाता है ना जी, ईरान में चार बहार हमारा पोर्ट है और वो पेट्रोल देता है, तो साहब उसका पेट्रोल कोई खरीदता भी नहीं है, बात रखिए, भारत ही खरीदता है। और चार बहार में हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके विकास के लिए। हर कोई चाहता है कि लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें, तो भारत ने इन्वेस्टमेंट करके ईरान की उन्नति में योगदान दिया है। ईरान फिर भी उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के समय में इन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लिया, तुर्की ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, अजरबैजान ने पाकिस्तान का पक्ष लिया और तुर्की तो फिर से वो खलीफा बनना चाहता है। फैज साहब, बार बार आप पाकिस्तान की बात करें। भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा था, पाकिस्तान को घुटने पे टिकाने के लिए हमारी अपनी बहन सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठनों को नस्ते नाबूद कर दिया था। और रही बात है जो बार बार आप कह रहे हैं फैज साहब, सुन लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर भारत एक इकलौता ऐसा देश है जो चाहता कि पूरी दुनिया के अंदर अमन और सुकून बना रहे। लेकिन इजराइल क्या चाहता था? इजराइल एक तानाशाह स्टेट है, वो चाहता कि पूरी दुनिया के अंदर वो हुक्मरान बने, वो नफरत फैलाए, वो कत्ल करे इंसानियत का। लेकिन आप लोगों के पेट में दर्द हो जाता है जैसे हम इजराइल का नाम लेते हैं, आपके पेटों में दर्द चालू हो जाता है। भाई इंसानियत का कत्ल करने वाला अमेरिका का एयरबेस है, अमेरिका की सेना है ओआईसी के देशों में, वो क्या शांति समझौता करवाएंगे? कोई शांति समझौता नहीं करवा सकते, केवल भारत ही स्टैंड ले सकता है। साहब एक बात बता दूं, मैंने पढ़ा है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आपने वो कलमा नहीं पढ़ा तो बता दीजिए। भाई मैं तो नमाज देके अपने सिया भाई के साथ भी पढ़ूंगा, आपके साथ भी पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सिया सुन्नी में अलग अलग अंतर है, बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। देखो दोनों का अल्लाह है। ठीक है, हो गया। फैज खान को बोलने दीजिए, शमून कासमी के पास। अरे यार तुम शिया आलिम के पीछे नमाज पढ़ो, चैनल में चिल्लाने से कुछ नहीं होता। शिया आलिम के पीछे नमाज पढ़ो, क्या दिक्कत है? बेवकूफाना बात करते हो तुम, झूठ बोलते हो यहाँ पर बैठकर। ये शियाओं की मस्जिद में आप बम फोड़ते हो, अहमदिया को अपना मानते नहीं हो, बरेलवियों को बोलते हो मूर्ति पूजक है, सारे डिफरेंसेस खुद पैदा करके रखे हुए हो। बड़े आगे ईरान का समर्थन करने वाले विषय पे वापस लौटते हैं। क्यों ये ठीक है, विषय पे वापस लौटते हैं। शमून कासमी साहब, शमून कासमी, आपसे मेरा सवाल है, आपको लग रहा है वाकई में ओआईसी से कोई हल निकलता हुआ दिख रहा है? कोई रास्ता यहां से निकलेगा, समाधान निकलेगा? या जो मैंने पहले सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल पाया, ये एक सफेद हाथी है सिर्फ?
नहीं अखिलेश आनंद जी, आपको मालूम है कि 11 साल पहले जब योग दिवस आया था तो उस वक्त भी इन लोगों ने चिल्लाया था। आज योग जो है वो सबको फायदा पहुंचा रहा है। और मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि ओआईसी अगर ये अपने आप को अच्छा इंसान बना लेते और इनके अंदर जो है जज्बा होता तो आज तो ये जंग की नौबत ही नहीं आती। आज दुनिया में जो कमजोर लोग हैं, कमजोरों की कहीं कोई पूछ नहीं होती है। इनके पास पैसा जरूर है मगर इनके पास ना दिल है ना दिमाग है, ये ऐश परस्ती के अंदर पड़े हुए। और भारत को देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने 11 साल आज उनकी सरकार को उनके शासन के सुशासन के 11 साल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया से जुल्म का खात्मा कर सकता है, शोषण का खात्मा कर सकता है। मतलब ये सारे जो जुल्म सितम है जुनैद साहब, उसका खात्मा यहीं से होना है, अपने देश में होना है। अखिलेश जी एक बात पूरी कर दूं जरा। अखिलेश जी, आपने देखा कि यूएन के अंदर किस तरह से उन लोगों ने चालाकी के साथ हमारी स्थायी सदस्यता को जिस तरह से उन्होंने रोकने का प्रयास किया, और हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरह साहस के साथ कहा कि अब ये नहीं चलेगा। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर ये संतुलन जब तक नहीं होगा तो ये भारत के मुसलमानों को और इन डिबेटरों को समझना होगा कि भारत की सरकार हमारी सरकार है। ठीक है, जुनैद जी को बोलने दीजिए, आप बोल चुके हैं साथी साहब। ठीक है, हम उस परिवार से आते हैं जिसने इस देश को आजाद कराया। मतलब बुद्ध की धरती से ही युद्ध रुकेगा, बुद्ध की धरती से ही युद्ध रुकेगा। जुनैद साहब को बोलने दीजिए, आसादी साहब। ठीक है, जुनैद जी। हाँ, कांग्रेस ने 60 साल के अंदर जो है यही तो काम किया कांग्रेस। ठीक है, काफी साहब सुन लीजिए सर, आपकी बात हो गई। हाँ जुनैद जी। बिल्कुल, मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं भारत को। भारत से बहुत सारी उम्मीदें की जा सकती हैं और मैं ये भी कह रहा हूं इसी वजह से कि जुल्म के खिलाफ इसमें कोई शक नहीं कि हर इंसान को अपना रोल अदा करना चाहिए और हमारी तो परंपरा रही है, हमें तो आगे बढ़ कर ये काम करना ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह रहा हूँ, इससे पहले भी आती रही है कि जो नीति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी थी, मोदी जी क्या उस नीति के लिए उन्हीं शब्दों के साथ खड़े हैं? ये वाकई सोचने की बात है। क्या आज भी वो उन्हीं कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि इस्राइल ने कब्जा कर रखा है फलस्तीन की जमीन पर, उसे खाली कराया जाए? क्या इस मुद्दे पर वो बिल्कुल क्लियर हैं? ये बात अगर वाज़ेह हो, इसलिए कि जुल्म की बात है और जुल्म के खिलाफ बोलना चाहिए। और दूसरी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ईरान के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस वक्त हमला किसने किया, और सवाल यह है कि अमेरिका की दादागिरी पर कि उसको न्यूक्लियर पावर बनने का हक नहीं है, सिर्फ हम हैं जो सब कुछ कर सकते हैं और किसी को हम कुछ करने नहीं देंगे। आप ये बताइए, ये बहुत बड़ा जुल्म नहीं है? इजराइल ने इस वक्त जो अटैक कर रखा है, ये किसने किया था? इस पर यह सवाल यह है कि जिसने अटैक किया था उसे जालिम तो कहा जाए, लेकिन हमारी जबान जब इसको जालिम कहने में लड़खड़ाने लगती है तब सवाल पैदा होता है, क्या हम अपनी नीतियों से कहीं दूर हो रहे हैं क्या? अच्छा, परमाणु शक्ति साहब, एक बात मैं ऐड कर दूं आपकी बात में। ठीक है, आपको पूरा हक है, हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है और आप भी एक आजाद बाशिंदे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं आपकी बात में थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, आपकी बात को थोड़ा सुनिए। देखिए क्या है, हिंदुस्तान के ताल्लुकात सभी मुल्कों से बहुत अच्छे हैं। यूक्रेन में जब हमारे बच्चों को आना था, मेडिकल के बच्चों को, तो यूक्रेन ने भी मतलब रूस ने भी साथ दिया, यूक्रेन ने भी साथ दिया, ईरान ने भी साथ दिया। वही मैं कह रहा हूँ, ईरान से बच्चे आने थे हमारे मेडिकल के, ईरान ने भी साथ दिया। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात थी और सर्वे भवन्तु सुखिना की जो बात है, हिंदुस्तान आज उस पोजीशन में है। और बस हम मोदी जी से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आज आपका कद इतना बड़ा है कि कोई भी दुनिया का लीडर आपके आगे नहीं खड़ा हो सकता। आप आगे बढ़िए, ट्रंप को छोड़िए। अगर आपने लड़ाई रुकवा दी तो नोबेल प्राइज फॉर पीस आपका पक्का है। हालांकि आप इससे ऊपर हैं, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए आपको। प्रभुदयाल जी, आपको भी लग रहा है कि समाधान यहीं से निकलना है और प्रधानमंत्री मोदी का जो आज विश्व में कद है उसका एक फायदा हिंदुस्तान को हो सकता है कि इसमें मध्यस्थ की भूमिका इंडिया निभाए? जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा ऊंचा कद है और उनको सब देश मानते हैं। इजराइल से भी अच्छी दोस्ती है, ईरान से भी अच्छी दोस्ती है। लेकिन मुश्किल यह है कि इस लड़ाई में जब दोनों साइड अब जो एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरह से मतलब राजी है और अपने निर्णय को बदल नहीं रही, तो बहुत मुश्किल है रोकना। देखिए, ओआईसी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आपने कहा कि ये व्हाइट एलिफेंट है, व्हाइट एलिफेंट नहीं है।
बिल्कुल। लेकिन ये टूथलेस टाइगर तो है। क्या रोल प्ले कर सकता है आपके मुताबिक? अगर दो चार चीजें आप दर्शकों को समझाइए। एक चीज और कहना चाहूंगा, हाँ, ओआईसी में इंडियन मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारी इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ से डेलीगेशन जाना चाहिए। बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे। OIC ये बिल्कुल सही बात है। इंडिया को मेंबर बनाना चाहिए। हमारे यहाँ के एक बार मुस्लिम सुषमा लीडर स्वराज जी गई भी थी, इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था, लेकिन उसके बाद हम नहीं देखते हैं कि कोई चीज पाकिस्तान को सामने बहुत आती है। बुरा लगा था। तो पाकिस्तान को बुरा लगे, पाकिस्तान की तो हमेशा दोगला पॉलिसी रही। हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। और इंडिया ने अटेंड करी थी वो मीटिंग। मुबारकबाद है, आपने ऐसी तजवीज पहले हिंदुस्तानी है जितने रखी है। नहीं और बहुत अच्छी तजवीज इससे है पहले कि हिंदुस्तान का नुमाइंदा ओआईसी में होना चाहिए। बिल्कुल। और इसलिए होना चाहिए, हमारी पॉपुलेशन यहाँ 20% है। लेकिन उनके लिए क्राइटेरिया ये है ना कि इस्लामिक देश हो। लेकिन बहुत से इस्लामिक देश नहीं है जो उसके मेंबर। क्यों नहीं रख रहे हैं फिर? उनका डेमोक्रेसी है, उनका नहीं तो क्यों नहीं रख रहे? हिंदुस्तान से रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं? जेके त्रिपाठी साहब, तो ये जो प्रस्ताव यहाँ पे लोग रख रहे हैं, हमारे साथ जो तमाम गणमान्य अतिथि हैं जो एक बात कह रहे हैं, फिर क्यों नहीं है भारत के मुस्लिम उसमें? देखिए, इसलिए जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ पर एक है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो इस्लामिक ममालिक हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन। कई एक कंट्रीज, माफी के साथ कह रहा हूं, कई एक ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इस्लामी हुकूमत नहीं है। ऑब्जर्वर कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें शामिल नहीं करना है। इसमें हिंदुस्तान को ये कोऑप्ट किया जा सकता है। अगर ओआईसी कोऑप्ट करे तो हो सकता है। कोशिश होनी चाहिए। त्रिपाठी जी को अपनी बात मोदी जी को ये बात करनी चाहिए। कहना चाहूंगा, जो आपने कहा था कि भारत का या मोदी जी का कद इतना बड़ा है कि हम अब उसमें मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा कि ये बात, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हमारा हमेशा ये मानना रहा है कि दो मुख्तलिफ पक्षों के बीच में अगर लड़ाई है तो उनको आपस में समझौता करना चाहिए, बैठ के बताना चाहिए। और ये हमने कश्मीर के मामले में भी आपने देखा होगा कि ट्रंप ने जब इमरान खान से कहा था कि हम मध्यस्थता कर सकते हैं, हमने कहा सॉरी, थैंक यू, ये आपकी पुस्तक, लेकिन हम दो मुल्क जो हैं हम आपस में ही बात करेंगे। अब अगर इसीलिए हमने रूस और यूक्रेन में नहीं मध्यस्थता का प्रस्ताव किया, हमने इसमें नहीं किया, क्योंकि हम मध्यस्थता नहीं करेंगे, हम एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं जहां की दोनों पक्ष बैठ करके बात करें। अब बात क्या करेंगे, क्या कहेंगे, हम उसमें कैसे करेंगे वो नहीं। त्रिपाठी जी, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू योर व्यू, मैं एक बात कह दूं, आप कह रहे हैं हम मध्यस्थता नहीं हमें करनी चाहिए। देखिए, दोनों तरफ लोग मर रहे हैं, हिंदुस्तान के दोनों ही मुल्क दोस्त हैं, तो मध्यस्थता होनी चाहिए। ये मार काट अच्छी नहीं है, कोई भी करा दे। ठीक है, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वाला बायलैटरल नहीं देखिए यहाँ पे आप। क्या भूमिका भारत की इसमें हो सकती है, और खासतौर पर भारत के प्रधानमंत्री की? फैज खान साहब। भारत के प्रधानमंत्री की छवि पूरे विश्व में एक मित्र के रूप में है, एक सहयोगी के रूप में है, और भारत को इसमें हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए और मध्यस्थता करनी चाहिए, कि जैसे कि गौतम बुद्ध ने किया था। इस विचार को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि किसी दो देश के, भाई कोई ना कोई तो मध्यस्थ होगा ना। ईरान के भारत से भी अच्छे संबंध हैं और इजराइल से भी भारत के अच्छे संबंध है, तो भारत ही इसमें मध्यस्थ, क्योंकि गौतम बुद्ध का विचार हमारे पास है, भगवान महावीर का विचार हमारे पास है, गुरु नानक देव का विचार हमारे पास है, संत एकनाथ तुकाराम, संत दादू दयाल, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी जैसे संत इस देश में जिन्होंने पूरे विश्व का भी नाम डाला है। तो विश्व शांति का संदेश आजाद का भी भारत दे सकता है। खान अब्दुल गफ्फार का भी नाम ले लीजिए। और एक बात मैं स्पष्ट कहूंगा, और मैं एक, हाँ, और एक, अरे यार तुम सांप्रदायिक राजनीति में आ जाते हो, हिंदू मुसलमान हर चीज में तो मौलाना साहब तो आपके साथ ये है। महात्मा गांधी आपके नहीं है क्या? गौतम बुद्ध आपके नहीं है क्या? भगवान महावीर आपके नहीं है क्या? जितना हिंदुस्तान बात करते हो कुछ भी बीच में, उनको खारिज कर देते हैं आप। अरे सबने योगदान दिया है, तो आप विरोध करने में क्यों उतर जाते हो भारत के संतों का? तुम्हें सुनने सांप्रदायिकता आप दोनों को ठंडा करने के लिए कहां से कहां बात आपने ले आई? मालूम नहीं है तुम्हें? अखिलेश महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए 1947 में। कांग्रेस खत्म नहीं हुई, समय का विचार था। अटल जी ने जो बात मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ आप दोनों के लिए, और सारे हमारे जो देखने वाले, अटल जी ने ऐसा कहा था। एक सेकंड, होल्ड ऑन, सदी साहब प्लीज प्लीज, भक्त साहब थोड़ा ठीक है, कुरान की आयतें पढ़ते हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, सुन लीजिए सदी साहब और फैज साहब सुनिए।
कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या थोड़ा मुसलमान बोलेंगे, होना। आजादी जी का भी हाँ, नाम बड़ी ले बात लो। है इस दौर में बीच इंसान में होना। पूरा दंगा हम सब फसाद इंसान फैला के हैं, रखे हो, इनका भी हिंदुस्तानी शांति हैं। में नाम लेंगे। हिंदुस्तान एक ठीक है। पीस का सिंबल है, ठीक हमें है। उसी तरह बहुत से अच्छी बात, ठीक है नाजिम खान, नाजिम खान, ठीक है नाजिम खान बोलिए, अपनी बात रखना चाह रहे थे। हिंदुस्तान में अखिलेश जी देखिए, अभी हम विश्व गुरु की कगार पे हैं और पूरी दुनिया की नजर हम लोगों पर है। तो देखिए अब मौका है हमारे पास ईरान और इजराइल के आपस में पीस कराने के लिए। अगर जिस तरीके से अगर एक पीसफुल बात हो जाए वहां पे, तो इंसानियत का कत्ल होना बंद हो जाएगा, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो या ईरान की तरफ से हो। भारत की अहम भूमिका सब में पूरी दुनिया देखेगी। तो हम अपने मुल्क के वजीर आजम से कहते हैं कि आप आगे आइए, मदद कराइए, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, भारत के ऊपर है। ठीक है, लेकिन दोस्त चुनने में आप कहीं गलती मत करिएगा नाजिम साहब, जिस तरीके से ईरान को लेकर इतनी तारीफ के पुल बांध दिए थे आपने अभी। हाँ देखिए ईरान से हमारे रिश्ते हैं, भारत के इजराइल से भी रिश्ते हैं, लेकिन अभी ईरान का क्या स्टैंड था पाकिस्तान के साथ जब चल रहा था, जिस तरीके के तनाव की स्थिति थी, युद्ध के हालात थे, ये आपको भी पता है ना, कुछ दिन पहले की तो बात है, भूले नहीं होंगे आप। हाँ देखिए अखिलेश जी, मैं ये कहता हूं कि अभी किस तरीके से हमारे अपने बच्चों को ईरान ने भारत भेजने की हिमायत करी थी, तो वही देखिए भारत के कूटनीति स्ट्रांग है। अब अच्छा। भारत का पक्ष बड़ा मजबूत है और यही तो रिश्ते हैं। अगर इन्हीं रिश्तों से अगर हम दुश्मन देश पाकिस्तान का हिमायती है, ये आपके लिए मायने नहीं रखता है। तो आप त्रिपाठी साहब तारीफ हाँ। करिए हिंदुस्तान की, कि हिंदुस्तान जो है फलस्तीन के ना तो खिलाफ वोट देता है ना ईरान के। अब आपने अपनी बात को अपने आप ही एक्सप्लेन कर लिया ना, यही तो वजह है। और आपको पता है इसराइल ने क्या नाइंसाफी करी हिंदुस्तान के साथ रिसेंटली, जो कश्मीर था हिंदुस्तान का, उसको पाकिस्तान का दिखा दिया, नक्शा दिखा दिया। जी बिल्कुल, हाँ। माफी मांगी बाद में। तो ऐसा है कि हिंदुस्तान बहुत एक सोच समझ के चलने वाला मुल्क है, विश्व गुरु बन चुका है लगभग। जी त्रिपाठी साहब क्या जोड़ना चाह रहे थे आप सर, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी पाकिस्तान भारत के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसके मेरे ख्याल से ठीक पहले ही ईरान के विदेश मंत्री यहाँ आए थे और बातचीत हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उस कंस्ट्रेंट में अब हम तेल नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज सैंक्शन की वजह से। लेकिन चाबहार का फिर भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ पॉलिटिकल, कुछ डिप्लोमेटिक, कुछ इकोनॉमिक कंपल्शंस भी हैं, ज़रूरियात हैं, लेकिन उसके लिए हम कर रहे हैं। हम दोनों मुल्कों के साथ, दोनों ममालिक के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन बात एक जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे लगता है प्रभुदयाल जी अगर बता पाए, दर्शकों को भी आप बताइए सर थोड़ा सा, ये पाकिस्तान जो ईरान के समर्थन में परमाणु बम छोड़ने की बात कह रहा था, वो अमेरिका की गोद में अचानक क्यों बैठ गया जाकर और कह रहा है कि ट्रंप को दे दो नोबेल पीस प्राइज? अमेरिका की गोद में इसलिए जाके बैठ गया क्योंकि ट्रंप ने आसिम मुनीर को बहुत लालच दिया, और जो ये है वो अपनी बात से पूरे अलग हो। ईरान के साथ खड़े दिख रहे थे शुरू में, इजराइल को क्रिटिसाइज कर दे रहे, अब बिल्कुल चुप्पी लगा गए और बस अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं, ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, इनको नोबेल प्राइज दो। बताइए इससे क्या जाहिर होता है कि ये अब जो है बिग गए, जिसको हमारी भाषा में सरल तौर पर कहा जाता है, ये बिग गए। अच्छा, एक दो चीज मैं और बताना चाहूंगा। पहली तो ये कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये प्रस्ताव रखा है कि हम मीडिएट करने के लिए तैयार, इंडिया हैज ऑफर्ड टू मीडिएट, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरी बात, ये कहना कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, इसलिए भारत के मुसलमान, जिनकी इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी संख्या है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, उनको बाहर रखा। नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में हमारे देश के इतने जो ज़हीन लोग हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल मुस्लिम, वो वहां पर ना रिप्रेजेंटेड हो और तरह के लोग सब हो, वो पॉलिटिकल फोरम पर, तो ये कभी काम नहीं हो सकता। अगर ओआईसी को स्ट्रेंथन करना है तो उसको ऐसे लोगों की सहायता चाहिए जैसे हमारी कंट्री के मुस्लिम स्कॉलर्स है, और इंडिया को रिप्रेजेंट होना जरूरी है। और हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स, हमारे मुस्लिम लीडर्स, अब जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब या सलमान खुर्शीद साहब या एमजे अकबर साहब, ये सब जैसे अगर हमारी डेलीगेशन हो के बाहर जा सकते हैं, तो ये ओआईसी में भी जाके गाइड कर सकते हैं, हमारा रुख रख सकते हैं और मुस्लिम यूनिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। एग्री नहीं तो भेदभाव क्यों होता है फिर आसादी साहब? क्यों नहीं भारत का प्रतिनिधिमंडल वहां जाता है? यहाँ पे जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, हाँ। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी भी इनके फैसलों को और इनके रेजोल्यूशन की कभी हिमायत नहीं की, ना हम आइंदा भी करेंगे। सवाल ये है, आज ईरान और इसराइल की जो जंग हो रही है, हम ईरान की सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं
नहीं, मेरा ये सवाल नहीं था। मैं पूछ रहा हूं, ठीक है हम उनके हिमायती नहीं है, लेकिन क्यों नहीं भारत के मुस्लिमों को वहां पर फिर प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है? देखिए, आज हिंदुस्तान के जितने लोग ईरान गए हुए थे, जिस तरह की नीति ईरान ने और हिंदुस्तान ने अपनाई है, वो काबिल मुबारकबाद है। खास करके मोदी जी, जयशंकर जी, जिन्होंने इतना अच्छा काम वहां किया, जंग के हालात में हमारे हिंदुस्तानियों को सेफ वापस लाने का काम कर रहे हैं। ये दोस्ती के आधार पे हो सकता है कि ईरान की और हिंदुस्तान की दोस्ती थी, उसने जो दूसरे मुमालिक के जरिए से हमारे बच्चों को सेफ निकाला। उसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, दोस्ती भी होती है और ताकत भी, दोनों चीजें मानी जाती हैं। जब हम विदेशी कूटनीति की बात करते हैं, वहाँ ताकत भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो संगठन बना हुआ है, फैज खान उनको सोचना चाहिए। असदी साहब, ठीक है, फैज साहब, मोदी जी ने किया। जल्दी से बकत साहब, लेकिन मेरे पास फैज खान जी सेकंड लूंगा। असदी साहब, मसला क्या है, OIC जो है ना, वो अमेरिका की गोद में बैठी है, जैसे पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा है। अभी प्रभु जी ने कहा था। तो OIC जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये गुलाम है अमेरिका के, इनके बिजनेस कॉन्टेक्ट चलते हैं इसराइल से। ठीक है, रखो भाई, तब तो ये बात कही जाएगी ना बख्त साहब। फैज खान जी से मैं इसका जवाब चाहूंगा। ये धर्म के नाम पर जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, एकता की बातें कही जाती हैं, उसका दरअसल कोई बहुत मतलब है नहीं। आखिरकार महत्वपूर्ण वही है, अर्थ, पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये धर्म की बात ना केवल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए करते हैं, लेकिन जहां पैसे की बात आती है, जहां आर्थिक हित की बात आती है, तो सब अमेरिका के साथ खड़े हो जाते हैं, बिजनेसमैन कंट्री के साथ खड़े हो जाते हैं, जिनके साथ उनका आर्थिक हित जुड़ा है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। फिर कहता हूं, ईरान के पश्चिम में जितने भी मुस्लिम देश हैं, उन लोगों ने अमेरिका को अपना हवाई अड्डा बनाने के लिए, अपना एयरबेस बनाने के लिए, अपनी आर्मी बनाने के लिए पूरा स्थान दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले दुनियादाराना रोल है। मालूम नहीं है आपको? नहीं, सऊदी अरब में USA के प्लेन चले गए। चलिए ठीक है, हजारों सोल्जर चले गए। ये सब गुलाम है अमेरिका के। चलिए ठीक है, मेरे पास चर्चा के लिए इतना ही वक्त था। अब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस विषय पर, इस मंथन में, इस बहस में आप लोग शामिल हुए।